हेलो स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, और उसी के कंटिन्यूएशन में हमने हीट इंजन यानी कि ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ा था और उसके पार्ट्स पढ़े थे। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज पढ़ेंगे कार्नो इंजन। कार्नो इंजन और कुछ नहीं है, कार्नो नामक जो वैज्ञानिक था उसने एक ऐसे इंजन की एज्यूम किया है, ऐसा इंजन की कल्पना करी जिसकी एफिशिएंसी क्या है हमारे पास में 100% हो। नेचुरली तो ऐसा है नहीं कि किसी भी इंजन की 100% एफिशिएंसी हो, बट उसने एज्यूम किया, कल्पना की कि मैं एक ऐसा इंजन बनाता हूँ जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100% हो। और 100% होने के साथ साथ उसने जो वर्किंग सब्सटेंस जो काम में लिया वो आइडियल गैस काम में लिया, यानी कि आदर्श गैस का उपयोग करते हुए उसने एक उत्क्रमणी इंजन की कल्पना की और जिसकी एफिशिएंसी क्या हुई 100% मानी गई। ठीक है, और उसी इंजन को उसने क्या नाम दे दिया? कार्नो इंजन नाम दे दिया। ओके, समझ में आया आपको कार्नो इंजन क्या है? कार्नो नामक जो एक साइंटिस्ट था उसने एक ऐसा इंजन की एज्यूम किया, ऐसा इंजन की कल्पना करी जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, और 100% होने के साथ साथ वो क्या है? एक रिवर्सिबल इंजन है। एंड देन उसने जो वर्किंग सब्सटेंस यूज में किया वो क्या किया? एक आइडियल गैस यूज में किया गया। हम ये जानते हैं आइडियल गैस भी वैसे कोई एक तरह से एज्यूम वाली चीज ही है, प्रकृति में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती। तो हमारा ये जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकती, बट कार्नो ने ऐसा अज्यूम किया है, इसलिए इस इंजन का नाम ही हमने क्या रख दिया? कार्नो इंजन नाम रख दिया। अब जैसे आपके ऊष्मा इंजन के पार्ट्स होते हैं, सिमिलर इसके भी वही पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्या पार्ट होता था हमारे पास में? स्टैंड होता था। स्टैंड नहीं, हम सबसे पहले स्टैंड से नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे पास में जो वर्किंग सब्सटेंस हमने यूज में लिया। वर्किंग सब्सटेंस क्या है इसमें? वर्किंग सब्सटेंस है आपके इसमें आइडियल गैस का यूज किया गया। ठीक है, तो कार्यकारी पदार्थ के रूप में हमने इसमें क्या यूज किया? आइडियल गैस का यूज किया गया। ठीक है, फिर आपका क्या था? सोर्स है। तो सोर्स में हमने क्या यूज किया है? सोर्स वही है जिससे हमें ऊष्मा हम लेते हैं, जिससे हमने हीट ली है। तो ये क्या होता है? एट हाई टेम्परेचर पे होता है। एट हाई टेम्परेचर माना कि वो T1 केल्विन हो, ठीक है, और जिसकी हीट कैपेसिटी भी क्या हो? इनफाइनाइट हो। हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट, दैट मीन्स कि हम इससे कितनी भी ऊष्मा ले लें इसके तापमान में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सिंक। सिंक क्या कहा है? एट लो टेम्परेचर पे रहता है। एट लो टेम्परेचर दैट मीन्स T2 केल्विन पे रहता हो। इसकी भी ऊष्माधारिता क्या है? इनफाइनाइट होती, दैट मीन्स हम इसको कितनी भी ऊष्मा दे दें इसके टेम्परेचर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फोर्थ है हम कह देंगे उसको स्टैंड। स्टैंड जो हमारा जो हम एडियाबैटिक प्रोसेस करेंगे, जो रुद्धोष्म प्रक्रम जो किया जाएगा इसमें, उसके लिए स्टैंड का यूज किया जाता है, क्योंकि स्टैंड एक कुचालक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और हमें रुद्धोष्म में यही है कि हमारा किसी भी बाहरी वातावरण से इसका कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टैंड क्या है? एक इंसुलेटर है। ओके, जिसमें हम एडियाबैटिक प्रोसेस को फुलफिल करते हैं, उसको प्रक्रम को संपन्न किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया? वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स, सिंक एंड स्टैंड। वर्किंग सब्सटेंस को हम एक सिलेंड्रिकल जो आपका कंटेनर होता है उसके अंदर हम इसको रखते हैं, और कंटेनर यानी कि एक सिलेंड्रिकल शेप, यानी कि इस तरह का कोई शेप होगा, और जिसके अंदर हम एक पिस्टन रखेंगे जो कि इंसुलेटेड है। इसकी जो वॉल्स होती है वो आपकी इंसुलेटेड होती है, बट उसका जो सरफेस होता है यानी कि उसका तल जो होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ओके, आगे आपको समझ में, जिसमें हम वर्किंग सब्सटेंस जिसके अंदर हम रखते हैं, यानी कि जो हम आइडियल गैस इसके अंदर रखेंगे, वो आइडियल गैस एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखा जाता है जिसकी वॉल्स क्या होती है? इंसुलेटेड होती है। एंड देन उसका जो सरफेस होता है, जो तल होता है, वो क्या होता है? कंडक्टर होता है, ताकि हम जब इसको स्टैंड या कहीं पे भी रखें तो वो इनका तल से इसका रिलेशन आ जाए
एंड ये जो पिस्टन होता है वो ये प्रक्रम को करने के काम आएगा, जैसे समतापी प्रसार करें या हम समतापी संपीड़न करें तो उसके लिए हम पिस्टन यूज करते हैं, और ये पिस्टन भी क्या होता है, कुचालक होता है। ओके, तो ये आपके क्या है, पार्ट्स ऑफ द कार्नोट इंजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मेरे को कोई डायग्राम बनाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये स्टैंड है, ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल शेप वाला आपका वर्किंग सब्सटेंस के लिए जो कंटेनर बना वो है। देन आपका स्टैंड बना लो, देन आपका सिंक बना लो, देन आप स्टैंड सिंक एंड सोर्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो सिर्फ स्मॉल सा डायग्राम है। देन हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इसके प्रोसेस जो है वो 4 प्रोसेस में, ये क्योंकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं ये क्या होगा, वापस खत्म होगा। तो इसको हम कैसे प्रूव, एक मैं इसका कर्व बना देती हूँ सबसे पहले, देन हम इसको समझेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं बिटवीन P एंड V के बीच में, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में हम क्या करते हैं, एक कर्व बना देते हैं, दैट P एंड V। सबसे ठीक है, सबसे पहले हम जैसे यहाँ A पॉइंट से स्टार्ट हुए, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, A से B में, B से C में, C से D में और D से वापस A में, A B C एंड D। ठीक, तो ये हमारे प्रोसेस होंगे A B C D। सबसे पहले जो प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं समतापी प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपांशन, समतापी प्रसार। ठीक है, A से B में क्या होगा, समतापी प्रसार होगा। यहाँ पर होगा रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न, एंड रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, तो ए यानी कि आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले अगर आपका यहाँ पर किसी गैस P1 V1 एंड T1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा P2 V2 एंड T1 ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, P2 V2 T2, यहाँ हो जाएगा P3 V3 T1 होगा, यहाँ T1 T2 और यहाँ पर हो जाएगा P4 V4 और यहाँ पर T2 ही रहेगा। देन वापस क्या हो जाएगा, T2 से T1 पे पहुँच जाएगा। तो हम इसका प्रोसेस अब आगे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम A से B के लिए इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। ओके, समतापी प्रसार के लिए, रुद्धोष्म प्रसार के लिए। अब हम क्या करेंगे, समतापी प्रसार को पढ़ना है हमें। समतापी प्रसार में क्या करेंगे, जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस है उसको सिलेंड्रिकल जो इसमें कंटेनर में उसको हमने भर रखा है, उसको हम क्या करेंगे, सोर्स के ऊपर रख देंगे। ठीक है, यानी कि कंटेनर में जो हमारा आदर्श गैस है उसको फुलफिल करके हमने सोर्स के ऊपर उसको रख दिया। अब रख दिया तो क्या होगा हमारे पास में, और हम क्या करेंगे, पिस्टन जो है, और पिस्टन को हम ऊपर की ओर खींचेंगे, क्योंकि हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है वो इस तरह से, ये आपका, और इसको हमने किसके ऊपर रख दिया, हमारे पास में जो सोर्स है उसके ऊपर इसको रख दिया, यहाँ सोर्स है आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर तब तक रखते हैं जब तक कि हमारा टेम्परेचर क्या हो, T1 और किसके बराबर नहीं हो जाए, जो हमारा सोर्स का जो इसका जो टेम्परेचर हमारे सोर्स के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, तब तक हमको इसके यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर इक्विवेलेंट हो गया तो हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को ऊपर की ओर खींचेंगे। ऊपर की ओर खींचेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है ना, जब हम पिस्टन को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है, बढ़ता हुआ चलता है। अब बढ़ेगा, किसी भी चीज़ का आयतन अगर बढ़ता है तो उसके टेम्परेचर में क्या होगी,
कमी होगी, वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। अब वो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो उतनी ही अमाउंट में जो क्यू है, जो हमारी हीट है, वो किससे ले रहा है, सोर्स से ले रहा है। हमें इसको कब तक खींचते हुए चलना, जब तक कि हमारा जो प्रेशर है वो P2 तक ना पहुंच जाए और हमारा वॉल्यूम V2 तक ना पहुंच जाए। और टेम्परेचर तो क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, इक्विवेलेंट ही रहेगा क्योंकि ये Q1 हीट इसको दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझ में आया समतापी प्रसार क्या हुआ, क्यों इसको समतापी प्रसार बोला, क्योंकि आपका टेम्परेचर क्या है, इक्विवेलेंट है। जो T1 यहाँ से स्टार्ट था वही T1 यहाँ पर खत्म होने पर हुआ, बट हमारे पास में क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, फैला है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समतापी प्रसार बोलते हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आपका पिस्टन ऊपर की ओर खींचा, अब हमारे पास में कहाँ तक पहुंचना है, हमें P2, V2 एंड T1 तक पहुंचना है। अब इस प्रोसेस में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, PdV। तो हमारे पास में W1 जो इस प्रोसेस में किया गया कार्य है वो कहाँ से कहाँ तक है, T1 से T2 तक गया हमारा, यानी कि वॉल्यूम कहाँ से है, V1 से V2 तक, और हमारे पास में क्या होगा, PdV। बट हम आदर्श केस का हमारा जो अवस्था समीकरण है वो क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, P की जगह हम क्या लिख देंगे, nRT बाय P। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, V1 से V2 तक, P की जगह हम nR, और हमारा टेम्परेचर तो क्या है इसमें एक ही है, T1 ही लिखेंगे, देन हम यहाँ पे क्या देंगे, P। ठीक है, अब आपके पास में nRT और V होगा यहाँ पे, तो V हो गया एंड dV। ठीक है, अब आप nR और ये जो T1 है इनको तो हमने बाहर निकाल दिया, V1 से V2 तक 1/V dV, क्या बनाइए 1/V dV का, nRT1, ठीक, log ऑफ E V1 से V2। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वापस इसको सॉल्व करा तो nRT1 log ऑफ E V2 माइनस ऑफ log ऑफ E V1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया है, W1, और चाहे इसको हम Q1 से भी बता सकते हैं क्योंकि आपके इसमें क्या है, जो हमारा जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, dQ इज इक्वल टू क्या होता है, du प्लस dW। भाई इसमें आपके इंटरनल एनर्जी तो कोई सेव ही नहीं, समतापी प्रक्रम में क्या होता है, आपके समतापी प्रक्रम में du क्या होता है, 0 होता है, तो आपका जो W है वो Q1 के ही Q के बराबर ही होता है, इसलिए आपको इस पूरे को क्या लिख सकते हो, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यह हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1, और चाहे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, V1 बाय V2 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, V2 बाय V1। ठीक है, अभी आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड प्रोसेस क्या है, रुद्धोष्म प्रसार। ठीक, तो समतापी प्रसार आपका हो गया, और समतापी प्रसार को इस वक्र में हमने किससे दर्शाया, AB पॉइंट से दर्शाया। नेक्स्ट हम कब पढ़ेंगे, रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार यानी कि एडियाबैटिक एक्सपांशन। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको हम क्या करेंगे, हम स्टैंड पर रख देंगे। ठीक है, अब स्टैंड पर रख दिया आपने, और कब तक हमें स्टैंड पर रखना है, जब तक कि आपका जो टेम्परेचर है किसके, आपके जो T1 से T2 तक नहीं पहुंच जाए, तब तक आपको क्या करना है, आपके जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको हमने स्टैंड पे उठा के रख दिया। ठीक, अब क्या होगा, आपने फिर भी उसमें पिस्टन को क्या करा, बाहर की ओर पुल करते गए, यानी कि बाहर की ओर उसको खींचते गए, तो आपको वही क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंड टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होते हुए कहाँ पहुंच गया, T1 से T2 तक, वहां तक पहुंचाना है आपको। नेक्स्ट, अब आपके क्या है कि क्योंकि आपने इसको किस पर रखा, स्टैंड पर रखा, तो इसमें आपका ऊष्मा का क्या हुआ, कहीं से भी कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म। रुद्धोष्म एडियाबैटिक में क्या होता है कि आप अपने सराउंडिंग से किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, आप कोई भी एनर्जी ना तो ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। तो आपका जो स्टैंड था वो भी क्या है, एक तरीके से
कुचालक है, तो आपने उसको वातावरण से कोई संपर्क नहीं होने दिया। दैट मीन्स आपका ये आपने फिर भी आपने क्या करा, उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज करते गए, तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ, T1 से T2 तक पहुंच गया और वॉल्यूम V2 से V3 की ओर पहुंच गया और प्रेशर भी P2 से P3 की ओर पहुंच गया। तो आपके इसमें क्या हुआ, आपका रुद्धोष्म, क्योंकि फैल तो रही है कोई चीज इसलिए प्रसार बोला, और रुद्धोष्म इसलिए बोला क्योंकि आपने सराउंडिंग से किसी तरह का कोई लेन देन या आदान प्रदान, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं किया है। इस वजह से हम इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रसार बोलते हैं। और वो ग्राफ हमने किससे दर्शाया, BC से दर्शाया है। ठीक है, अब हमको इस प्रोसेस में भी देखना है कि हमारा वर्क डन कितना होगा। तो इस प्रोसेस में भी वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एडियाबैटिक अगर प्रोसेस करना होता है तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, PV गामा इज इक्वल टू K के रूप में इसका अवस्था समीकरण निकल के आता है। तो W2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, W2 इज इक्वल टू, अब आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक है, V3 से V2 से V3 की ओर, तो V2 से V3 की ओर और PdV। ठीक है, बट एडियाबैटिक के लिए आपके क्या हो जाएगा, PV गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K। PV गामा इज इक्वल टू K हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, P इज इक्वल टू K V, या आप डायरेक्ट यहाँ लिख दो V माइनस ऑफ गामा। तो हम इसको पुट कर देंगे, V2 से V3, P की जगह हम लिख देंगे K V माइनस ऑफ गामा DV। K को हम बाहर निकाल देंगे, डायरेक्ट यहाँ बाहर निकाल देती हूँ मैं। अब हम जब इसको वापस करेंगे इंटीग्रेशन को सोल्व, तो इंटीग्रेशन को सोल्व करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, K V माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्या हुआ जब हमने इंटीग्रेशन इसका सॉल्व कर दिया, V2 V3 बाहर निकाल देंगे इसको हम, K 1 माइनस गामा, और यहाँ लिख देंगे हम V3 1 माइनस गामा माइनस ऑफ V2 1 माइनस गामा। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व करा तो आपके पास में ये आ गया। नेक्स्ट हम इसको हमारे जो अवस्था समीकरण है उस रूप में भी हम इसको लिखेंगे। क्या आ जाएगा आपका अवस्था समीकरण में, क्योंकि आपकी अवस्था समीकरण है P3V3, अगर गामा कर देती हूँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3V3 गामा इज इक्वल टू K। ठीक है, तो P3V3 गामा इज इक्वल टू, अगर आपके पास में K है तो आप क्या लिख सकते हो, आप इसकी जगह पर K की जगह हम लिख सकते हैं P3V3 गामा। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे तो गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में, तो क्या बचेगा आपके पास में, P3V3 बचेगा। ठीक है ना, तो मैं क्या कर दूंगी, इस K की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। तो K की वैल्यू पुट करेंगे हम, W2 इज इक्वल टू K की वैल्यू 1 माइनस गामा को बाहर ही रहने देंगे, K की वैल्यू हो जाएगी आपके P3V3 गामा V3 1 माइनस गामा, एंड देन V2 के लिए हम क्या लिखेंगे, V2 गामा एंड V2 1 माइनस ऑफ गामा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्या बना, P3V3 माइनस ऑफ V2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब P3V3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। ठीक है, nRT होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम PV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, nR, और T की जगह हमारे पास में जो टेम्परेचर जहां से जहां डिक्रीज हुआ है तो वो लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस ऑफ गामा, यहाँ क्या लिखेंगे, nR T2 माइनस ऑफ nR T1। ठीक है, nR को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, nR 1 माइनस ऑफ गामा T2 माइनस ऑफ T1। ठीक, तो ये आपका क्या आया है, ये आपका W2 आया है फॉर एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए। ये सेकंड नंबर की इक्वेशन, वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपांशन। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे,
आप समतापी संपीड़न को में स्टडी करना, ठीक है।